Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome back to the new chapter, that is chapter 2 of unit 1, that is the reproduction in the flowering plant. अभी लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2, राइट? तो इसमें बट जो चैप्टर 2, 3 एंड 4 हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनको अच्छे से समझने से पहले आपका बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए जो कि था चैप्टर 1 में. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर वो चैप्टर 1 आपने नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार गो थ्रू होइए उस चैप्टर से. आपको जब वो अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो ये 3 चैप्टर्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, let's start today's lecture. But moving ahead, I request you all to please like, share and subscribe my channel. Share it among your friends ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एंड प्लीज कीप योर एनसीईआरटी विद यू. अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके आप बैठेंगे ना तो आपको एक तो इम्पोर्टेंट जो भी करना है वो आप अंडरलाइन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मेरे लेक्चर का हर एक जो भी मैंने स्टेटमेंट एक ले रखी है इट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. तो लाइन बाय लाइन आपकी एनसीईआरटी की ही है. कीप इट विद यू, राइट? ओके, तो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे फर्दर, इस चैप्टर को मैंने क्या किया है पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि लेंथी चैप्टर हो जाता है अगर एक साथ कवर करते. तो आज हम करेंगे पार्ट 1 जिसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. एंजियोस्पर्म, फैक्सिनेटिंग फ्लावर्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्लावर्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारा फ्लावर का उसमें क्या चेंजेस आएंगे, एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट. देखिए, एक तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फ्लावर का डायग्राम दे रखा है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है. मीन्स फ्लावर आपको बनाया होगा और आपको पार्ट्स को लेबल करना होगा, या सिंपली डायग्राम बनाने के लिए भी आपका आ सकता है. ठीक है, चलिए. अब क्या बोला है, द माइरेट्स ऑफ द फ्लावर्स दैट वी गेज एट, scents and perfumes, rich colors that attracts are all that attracts are एक second बस. Yes, that attracts आर ऑल एज एन एड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स ये बोला है कि जो फ्लावर्स के जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, उनकी जो पेटल्स इतनी कलरफुल होती है या उनसे जो सेंट्स परफ्यूम बनते हैं, ये सब क्यों पॉसिबल है? ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्लांट्स में क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से हमें क्या मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं. यानी कि जितने भी फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं वो क्या शो करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. तो जो फर्स्ट पेज है ना चैप्टर 2 का, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, राइट? अब आ जाइए, ये जो फ्लावर का डायग्राम दे रखा है इसमें, राइट? अब देखिए कि हमने फ्लावर का जो डायग्राम है हमने लास्ट वीडियोस में भी कवर किया है, बट इट्स ओके, एक बार और देख लेते हैं इसे. देखिए, सबसे पहले ये जो कलरफुल दे रखा है बड़ी सी, है ना, ये जो कलरफुल होते हैं ये है पेटल्स. ये क्या कहलाते हैं, पेटल्स. और इनके नीचे जो लीव्स होती हैं इस टाइप की, एक इस साइड एक इस साइड, 3-4 लीव्स होती हैं, बस ये थोड़ी बड़ी होती हैं अदर लीव से, तो इनको हम बोलते हैं सेपल. इनको क्या बोलते हैं हम, सेपल. और एक यहाँ पे ये जो उभरा हुआ सा पार्ट होता है ना, सेपल जो फ्लावर के नीचे होता है, उसको हम कहते हैं ओवरी. वो होती है ओवरी, ठीक है? वहीं पे ओव्यूल वगैरह बनते हैं. और उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर. ये है बीच में जो एक ही लाइन आ रही है जो पोलन ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. इसके ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर पता है क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आगे स्टिक हो जाते हैं. तो ऐसे याद रखिए, स्टिक स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाते हैं. अब पोलन ग्रेन्स बनते कहाँ पे हैं, एंथर में बनते हैं. जो यहाँ पे आपको एक बर्ड कली की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं हम एंथर. आज हमें यही सारा डिटेल में करना है, राइट? और जो एंथर की नीचे जो ट्यूब है जो इसको ओवरी तक लेके जाएगा पोलन ग्रेन्स को, उसको हम कहते हैं फिलामेंट. ये देखिए, इसको हम कहेंगे फिलामेंट. और जो फिलामेंट होता है ये नीचे की साइड ओवरी से, ठीक है, या थैलेमस से या पेटल से अटैच रहेगा, राइट? उसके बाद ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट? तो आ जाइए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है हम वो पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन होने से पहले के जो प्रोसेस होते हैं उनको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. यानी कि फ्लावर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में जैसे ह्यूमन बींग में जाइगोट बनता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लावर्स. लेकिन फ्लावरिंग होने से पहले क्या इवेंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, हम वो पढ़ेंगे, राइट? तो देखिए क्या बोला है कि बिफोर फ्लावरिंग सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड
which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। अब ये बोला है कि फ्लावरिंग यानी कि कोई भी प्लांट जब फ्लावरिंग बेयर करता है यानी कि उसमें जो फ्लावरिंग होती है उससे पहले क्या होता है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है और फिर क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। अब फ्लोरल प्राइमोडियम क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, प्राइमोडियम का क्या मीनिंग है यहाँ पे, राइट, एक मिनट रुक जाइए। आ जाइए। फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कि क्या है ना, यहाँ पे स्टेम है, ठीक है, रूट का अपर पार्ट है, ये स्टेम है हमारी, ठीक है। तो प्राइमोडियम का मतलब क्या होता है, जब आपके फ्लावर के लिए जो कली होती है ना, यानी कि जो फ्लोरल बर्ड होती है वो टर्मिनल पे आती है, यानी कि ऊपर आ जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं, प्राइमोडियम, ठीक है। प्राइमोडियम का मतलब क्या है कि जब स्मॉल बर्ड्स बन जाती हैं कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द रूट, रूट के ऊपर के पार्ट में जब यहाँ पे फ्लावर बर्ड आ जाती है, फ्लोरल बर्ड आ जाती है और फिर बाद में यही डेवलप डेवलप होके क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, तो इसी को कहते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस फॉर्म विच बियर फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर्स। अब इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अगर आपकी जो फ्लावरिंग है वो इस पैटर्न में हो रही है, अगर आपकी फ्लावरिंग किस पैटर्न में हो रही है, इस पैटर्न में हो रही है, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, राइट, एक यहाँ पे ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, ऐसे, तो इस टाइप से अगर आ गई, अगर फ्लावरिंग पैटर्न आपका ये रहा तो इसको हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये इनफ्लोरेसेंस होता है और यहाँ पे फ्लोरल बर्ड्स आती हैं और फिर ये किस में डेवलप हो जाती है, फ्लावर्स में डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और जिसमें क्या आता है, हॉरल्स ऑफ द स्टैमिन्स, यानी कि हॉरल्स का मतलब गुच्छा, ग्रुप आ जाता है किसका, स्टैमिन्स का, जिसके अंदर स्टैमिन्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, गाइनोशियम। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, गाइनोशियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में, यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एंड्रोशियम होता है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो फ्लावर का, उसमें क्या होता है, हॉरल्स ऑफ स्टेमिन, यानी कि स्टेमिन का गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, बंच होता है, ठीक है। द स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, यानी कि जो स्टेमिन होता है उसमें एक अभी नेक्स्ट डायग्राम आएगा तो उसमें मैं पूरा बताऊंगी आपको डिटेल में। इसमें क्या बोला है कि जो स्टेमिन होता है उसमें क्या होती है, एक लंबी सी लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है, ट्यूब होती है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और वो जो फिलामेंट होता है वो टर्मिनली क्या होता है, एंड द टर्मिनल जन, और जो फिलामेंट का टर्मिनल होता है यानी कि जो ऊपर का पार्ट होता है वो एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलॉब्ड का मतलब टू, बाई का मतलब टू, लॉब्ड का मतलब लोब्स, यानी कि दो लोब वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एंथर। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये पूरा डायग्राम है, मैं अच्छे से बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी जस्ट हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सी चीज को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है जो कि किससे अटैच होती है, स्टेमिन, स्टेमिन में होती है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट के ही टर्मिनल यानी कि ऊपर के पार्ट में एक बाइलोब, दो लोब वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। अब जो नंबर, अब क्या होते हैं, जो नंबर मतलब कितने स्टैमिन होंगे एक फ्लावर के अंदर, कितने स्टैमिन होंगे और उनकी क्या लेंथ होगी, वो क्या है, वो वेरिएबल करती है फ्लावर टू फ्लावर, यानी कि डिफरेंट फ्लावर की जो स्पीशीज है उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेमिन्स और डिफरेंट उनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होगी, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट की जो नीचे का पार्ट है, फिलामेंट के जो नीचे का पार्ट है वो किससे अटैच रहता है, या तो थैलेमस से अटैच रहेगा या पेटल, फ्लावर का जो पेटल है उससे अटैच रहेगा। द टिपिकल एंथर, अगर हम एक कॉमन एंथर की बात करें जो मोस्टली फ्लावर में पाया जाता है तो वो क्या होता है, बाइलॉब्ड होता है, यानी कि दो लोब्स होते हैं उसमें, विथ ईच लोब, और हर लोब में दो लोब हुए तो एक एक लोब में क्या होंगे, टू थीका होंगे। अभी हम देखेंगे थीका क्या होते हैं, दैट इज द, इसीलिए क्योंकि हर लोब में दो थीका है इसलिए हम उसके बोलते हैं डाइथिकस, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। अब आ जाइए ये सब क्या होता है, मैम पता नहीं क्या न्यू न्यू सी टर्म्स आप बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो हमें एक दे रखा है स्टेमिन, स्टेमिन के हमने दो पार्ट पढ़े, स्टेमिन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट, तो ये जो लंबी सी ट्यूब जा रही है ना,
ये जो लंबी सी ट्यूब है ये क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, अब जो फिलामेंट होती है हमने क्या पढ़ा कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इसका, जो यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, या तो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा, राइट। अब ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है, पहले तो हम पढ़ेंगे डायलोब होता है। ये डायलोब का मतलब क्या हुआ, देखो दो लोब्स हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है जो आगे दिखाई दे रही है, और एक ये जो पीछे से आ रहा है ना ऐसे, जो ये पीछे से आ रहा है ये दूसरा लोब है, यानी कि दो लोब्स हो गए। ठीक है, अब ये जो लोब है, ये जो एंथर है, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे कट कर दूं, ठीक है, एक, हाँ ठीक है, अब ये जो लोब है ना, लोब को अगर मैं ऐसे कट कर दूं, जब मैं कट कर दूंगी तो हमें ना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, देखिए, जब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला तो ये दो लोब हो गए, एक लोब तो ये हो गई, और एक लोब ये हो गई, एक ये और एक ये। ठीक है, ये और ये दो लोब हो गए। अब देखिए ये जो दो लोब हैं, ठीक है, ये जो दो लोब हैं, तो इसमें क्या है, ये ना कुछ ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे देखिए, राइट, ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, अब एक लोब तो ये है और एक लोब ये है। अब देखो इसमें थीका किसे बोल रहे हैं हम, एक दो, एक लोब के अंदर कितने थीके हैं, एक ये थीका है और एक ये थीका है। चलिए मैं बताती हूँ। एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया। अब दूसरी रो में भी एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया। तो इसीलिए इसे बोला डाई लोब, दो लोब, एंड ईच लोब, एक लोब ये है, एक लोब ये है, और इस लोब के अंदर कितने थीका है, एक दो, इस लोब के अंदर कितने थीका है, एक दो। तो इसको हम बोलते हैं डाइथिकस, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब आगे देखिए, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theta। अब क्या होता है ना, ये जो थीटा है, एक एक दो तीन चार, तो इसमें क्या होता है, लेंथ वाइज ग्रुप्स होते हैं। लेंथ वाइज ग्रुप्स का मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, थीका को अलग अलग करते हैं, यानी कि ये दो थीका अलग हो जाएंगे और ये दो थीका अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दे रखी है, देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। ठीक है, सॉरी ये वाली है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, इस वाले थीका को और इस वाले थीका को अलग कर देंगे। ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरी टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका अगर टर्म का मीनिंग नहीं पता, मैं एक एक टर्म का ऐसे मीनिंग बता रही हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ अब ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा था, मैंने आपको बताया था ये सारा है एंथर को जब हमने हॉरिजॉन्टली काटा तो हमें ये पार्ट मिला। ठीक है, जब हमने एंथर को हॉरिजॉन्टली काटा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिला। अब हमने इसमें पढ़ लिया कि बाइलोब का मतलब क्या है, दो लोब्स हैं, है ना, दो लोब्स हैं, एक लोब ये है, ठीक है, एक पीछे है, और हर लोब के अंदर दो थीका है, एक एक दो, एक दो, तो ये डाइथीकस हो गया। नाउ द एंथर इज द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों बोला है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अब मैम नई नई टर्म्स लेके आ रहे हो आप, अब क्या करें भाई, एनसीईआरटी ने इतनी टर्म्स दे रखी हैं तो चलो चलो देख लेते हैं ये होती क्या है। ठीक है, द एंथर इज टेट्रागोनल, टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, चार, अब देखो चार साइड बन गई ना, एक दो तीन चार, राइट, एक दो तीन चार। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि द एंथर इज टेट्रागोनल, एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। ठीक है, अब एक लोब ये है, एक लोब ये है, इनके अंदर क्या होते हैं, एक दो, चार लोब हो गई, सॉरी चार दो लोब के अंदर क्या हो गए, चार माइक्रोस्पोंजिया हो गए। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोंजिया होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, जब आप छोटे होते हो तो आपके मम्मी पापा आपको बड़े प्यार से नोनू, नो लोलू आदि ऐसे बुलाते हैं ना, छोटा नाम दे देते हैं। तो ऐसी जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जब बननी शुरू होती हैं तो उनके नाम, उनको नाम दे दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम ले दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये पोलन ग्रेन जब छुटकू होते हैं, जब वो बनने शुरू होते हैं तो इनके प्यार के नाम रखे गए, प्यार से उनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कितने हैं, देखो हर उसमें, ये हर कॉर्नर पे पाए जाएंगे, एक इस कॉर्नर में होगा, एक इस कॉर्नर में होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं लोकेटेड इन द कॉर्नर्स
2 इन ईच लोब, और हर लोब में, यानी कि लोब, ये क्या हो गया, देखो ऐसे अगर मैं इसको कट कर दूं तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो दो, 1 2, दो कॉर्नर एक लोब में आ रहे हैं ना, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, तो हमने क्या बोले कॉर्नर पे मिलेंगे, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे हो जाता है, एक यहाँ पे हो जाता है, तो दो ये हो गए, और इस वाले लोब में भी एक ये दो यहाँ पे हो गए, यानी कि हमें चार क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, दो दो हर लोब में, दोनों लोब में दो दो, ठीक है। Now, the microsporangia develops further and form pollen sacs. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे जैसे डेवलप होंगे ये क्या बना लेंगे, पोलन सैक्स, क्या बना लेंगे, पोलन सैक्स। पोलन सैक क्या होते हैं, पोलन रखने का खजाना है ना, मेन चीज क्या है, पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन क्या है, खजाना है, तो खजाने को कोई ओपन तो रखता नहीं है, उसको बोरी में रखते हैं, तो जो पोलन सैक है ना, ये क्या है, बोरी है, ये नीचे तक गई होती है ऐसे, लंबी सी बोरी है, इनके अंदर पोलन सैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ये अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये डेवलप होंगी धीरे धीरे, और ये क्या बना लेंगी, पोलन सैक बना लेंगी, यानी कि पोलन को छुपाने के लिए एक सैक हो जाएगी, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड द पोलन एंड फॉर्म द पोलन सैक्स। नाउ the pollen sac extend longitudinally throughout the length of the anther and packed with the pollen grain। अब देखिए क्या बोला है, वही चीज कि जो पोलन सैक है ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे लंबाई में क्या होती है, बड़ी सी होती है, जहां तक एंथर होता है, ये पूरा एंथर है, तो एक बोरी सा बना लेती है, और ये बोरी पूरी किससे भरी होती है, पोलन ग्रेन से भरी होती है, किससे बनी होती है, पोलन ग्रेन। अब देखिए चार माइक्रोस्पोरेंजिया थे, चार पोलन सैक बन गई, और चारों पोलन सैक किससे भरी हुई है, पोलन ग्रेन से भरी हुई है, ठीक है। देखो आपके लिए एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे रेडी किया है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एंड्रोशियम होता है फ्लावर में, ठीक है। अब स्टेमिन है, ठीक है, स्टेमिन के कौन से पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट होते हैं, ठीक है। अब एंथर हमने क्या पढ़ा कि बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स होते हैं इसमें, और डाइथिकस, और हर लोब में दो दो थीकस होते हैं, इसलिए हमने इसे क्या बोला, डाइथिकस। अब हर जो थीका होता है उसमें क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ना कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये पूरा एंथर होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है इसकी 4 लेयर्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया जियम होते हैं, ये किससे, ये क्या करते हैं, ये ये इसके अंदर पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, राइट। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, ये क्या, जो चार माइक्रोस्पोरेंजियम बताए थे मैंने जो कि क्या होते हैं, टेट्राड होते हैं, यानी कि चार होते हैं ये, है ना। तो ये ना कॉम्पैक्टली अंदर किससे भरे हुए होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू से। अब इन जब स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शनल डिवीजन होती है, यानी कि 2n होते हैं, जब ये nn में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर, क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है फिर बाद में किस में डेवलप हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ये किस में डेवलप हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। फिर हम ना पढ़ेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और उनमें कौन कौन से गैमिट्स होते हैं, ये अब आगे पढ़ोगे तो इस चार्ट को आप लास्ट में देखना, तो आपको ये फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे हम एंथर में गए थे, एंथर में क्या था, एंथर एंथर क्या था, बाइलोब था, यानी कि दो लोब थे, हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट थे, है ना। और उन थीका में क्या बन रहे थे, तो दो थीका एक लोब में हो गए, दो थीका एक लैब में हो गए, टोटल कितने, तो इसलिए हमने उसे क्या बोला, डाइथीकस, दो दो थीका। अब हर थीका के अंदर क्या बन रहा है, जैसे दो थीका है तो हर एक, चार थीका हो गए टोटल दोनों लोब्स को मिला के, और चारों थीका में क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा है, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो होता कैसे है, हम ये पढ़ेंगे। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, हमने पढ़ा था ना कि वो कहाँ पे मिलते हैं, कॉर्नर्स के आसपास मिलते हैं, तो बोल रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, सर्कुलर, यानी कि जो कॉर्नर्स है ना, लोब्स में जो कॉर्नर्स है वहां पे दिखाई देते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो चार वॉल से कवर्ड होता है, किससे कवर होता है, चार वॉल से कवर होता है। देखो भाई इसको ऐसे लर्न करो आप, जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन है, मेन चीज है, खजाना है, तो कोई अपने खजाने को तो रखता नहीं है, छुपा के रखते हैं ना उसे। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो भी चार लेयर से कवर है, ताकि पोलन ग्रेन
मतलब कि कोई चुरा के ना ले जाए या वो अपने आप कहीं भाग ना जाए। तो क्या होता है, वो 4 लेयर कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है। अब जो आउटर 3 लेयर्स हैं, इनका काम क्या है? देखो, आउटर 3 लेयर्स हैं। आउटर 3 लेयर कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडल लेयर। इनका काम क्या है? ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्ट कर रही हैं। किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? पोलन ग्रेन को। एंड हेल्प एडिशन ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। ठीक है, पहले ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं और फिर बाद में हेल्प करती हैं एंथर को कि ये पोलन ग्रेन को रिलीज कर दे, ताकि वो पॉलिनेशन प्रोसेस कर सके। ठीक है। अब जो सबसे अंदर की लेयर है टैपेटम, वो क्या करता है? टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन बनेंगी, है ना, तो क्या चाहिए उसे? न्यूट्रिशन चाहिए लगातार, ताकि पोलन ग्रेन बन सके। तो ये क्या करती है? उसको नरिश करती है, उसकी पूरी टेक केयर करती है, ताकि पोलन ग्रेन डेवलप हो सके। अब देखिए क्या बोला है कि जो सेल्स ऑफ टैपेटम है, यानी कि जो सबसे अंदर की लेयर है, उसके जो सेल्स हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है। ठीक है। एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस। और उसके साइटोप्लाज्म में जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। इफ द यंग एंथर स्पोरोजिनस टिश्यू, बोले कि जो यंग एंथर होता है, इन द यंग एंथर, जो यंग एंथर होते हैं, उसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू है क्या? अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स, यानी कि ये क्या है? एक होमोजेनस, एक जैसे दिखने वाले सेल होते हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं। ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये क्या करते हैं? जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सेंटर के पार्ट को पूरा ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? ये एक ही तरह के सेल होते हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं। और वहां पे ये क्या करते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर पार्ट है उसको उसमें पूरे कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपको दे रखा है टेट्राड, ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये वो दे रखे हैं। ठीक है। ये आपको टेट्राड दे रखा है, और डायलोब्ड है। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। अब एक लोब ये है, एक लोब ये है, इनमें दो दो थीका है, एक थीका यहाँ पे, एक थीका यहाँ पे, तो ये डाइथीकस हो गए। एक थीका यहाँ है, एक थीका यहाँ पे, यानी कि एक लोब के अंदर दो थीके हैं। ठीक है। अब हर कॉर्नर पे हमने पढ़ा ना, जो सर्कुलर आउटलाइन होती है वहां पे क्या बना हुआ है? माइक्रोस्पोरेंजियम बने हुए हैं। क्या है वहां पे? माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड की फॉर्म में, यानी कि चार चार है ये। वन, ठीक है, 1 2 3 4, ये चार क्या है? टेट्राड है। अब हमने पढ़ा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम वो किससे कवर है? 4 लेयर से कवर है। ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये 4 लेयर से कवर है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी लेयर है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एपिडर्मिस। जैसे हमारी जो स्किन होती है उसमें सबसे पहली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। तो सेम यहाँ पे भी क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस के पास क्या आता है? बाद क्या आता है? एंडोथीलियम। क्या आता है? एंडोथीलियम। फिर आती है मिडल लेयर, यानी कि जो बीच की लेयर है। और उसके बाद है, ये है सबसे अंदर की लेयर, जिसे हम बोलते हैं टैपेटम। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? टैपेटम। और टैपेटम को हमने क्या पढ़ा? टैपेटम में हमने क्या पढ़ा है? टैपेटम में हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। किससे? होमोजेनस टिश्यू, जिस टिश्यू का नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे ये क्या रहते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। है ना? आगे समझ में? चलो एक और डायग्राम देख लेते हैं इसका। देखो ये तो क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है ये। एक डायग्राम ये देख लो। देखो ये ना, ये 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 क्या है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये क्या है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इन्होंने ना इस लेयर को आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया है यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहली लेयर है ये है एंडोथीलियम। सबसे पहली लेयर क्या है? एंडोथीलियम। ठीक है। उसके बाद इसको हमने क्या, सॉरी, एपिडर्मिस। सबसे पहली लेयर क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है। सबसे पहली लेयर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या है? एंडोथीलियम। जो सेकंड लेयर है ये है एंडोथीलियम। देखिए इसमें इस टाइप के सेल्स होंगे। ठीक है। एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के बाद जो तीसरी लेयर होगी वो क्या होगी? मिडल लेयर। वो क्या होगी? मिडल लेयर। ठीक है। अब जो मिडल लेयर है, ठीक है, जो मिडल लेयर है इसमें क्या होता है? मिडल लेयर में क्या होते हैं? क्या होता है मिडल लेयर में? मिडल लेयर की में जो मिडल लेयर, ये 3 लेयर होगी। उसके बाद अंदर होता है टैपेटम। ये क्या होता है? टैपेटम होता है। ठीक है। और टैपेटम अंदर से किससे कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है?
एक होमोजेनस सेल से जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू। वो क्या बना देते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीलियम, एंडोथीलियम के बाद जो लेयर आ रही है वो हो गई आपकी मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद आ रही है आपकी टैपेटम। ठीक है, टैपेटम के अंदर क्या है स्पोरोजेनियस टिश्यू है और माइक्रोस्कोप मदर सेल हैं। ये जो छोटे छोटे दिखा रखे हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल पता है क्या करेंगे, इन सब में कैपेबिलिटी होती है कि पोलन ग्रेन मतलब कि इनमें मियोसिस हो और मियोसिस होने के बाद ये क्या बना सकते हैं माइक्रोस्कोप मदर सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको पोलर मदर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं फर्दर डेवलप होकर यही पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, टैपेटम के अंदर पाए जाते हैं ये। कहाँ पाए जाते हैं, सबसे जो इनर लेयर है ना टैपेटम उसके अंदर क्या पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी या इनको पीएमसी भी कहते हैं। पोलन मदर सेल्स यही क्या बनाते हैं फिर आगे फर्दर डेवलप होके पोलन ग्रेन्स। देखो यहाँ पे आपको ना एग्जाम वो भी दे रखा है डायग्राम आपके एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये एक डाइस्ड एंथर है जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद पता है क्या होता है, जब ये मैच्योर होते हैं ना जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना वो क्या हो जाती है डिटैच हो जाती है एक दूसरे से, सारी देखो अलग हो गई, ये माइक्रोस्पोरेंजिया अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये हो गई। और एक जो मैच्योर एंथर होता है उसमें सिर्फ क्या बन जाते हैं पोलन ग्रेन, बहुत सारे 1000 नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये ये सारे क्या बन जाते हैं पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा रखे हैं इस डायग्राम के थ्रू। अब जब ये फुली मैच्योर हो गया तो क्या होगा, ये सारे माइक्रोस्पोरेंजिया एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं पोलन ग्रेन्स बना लेते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही सारी चीजें जो भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताई वही सारी हैं। एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप हो जाएगा जो सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू है, हमने पढ़ा था ना टैपेटम के अंदर जो सेल्स वो टैपेटम के अंदर क्या होता है टाइटली पैक्ड स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है मियोटिक डिवीजन होगा टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और उनमें मियोटिक डिवीजन होगा और वो क्या बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाएंगे। ठीक है, टेट्राड्स का मतलब चार। ठीक है, अब क्या होगा एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसका हर सेल, होमोजेनस सेल्स होते हैं ना वो हर सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। ठीक है, हर सेल के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। तो ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस, अगर माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं जो आगे वो क्या बनाते हैं उनसे ही पोलन ग्रेन बनता है, तो बोल रहे हैं इसीलिए इसीलिए हर माइक्रोस्पोर टेट्राड को क्या कहा जाता है पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इन्हीं से फिर क्या बनेगा पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो इसीलिए हर स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल क्या बनाने में कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इसीलिए हर माइक्रोस्कोप टेट्राड को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल पोलन सेल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है पोलन मदर सेल कहा जाता है क्योंकि इनसे ये हर सेल पोलन ग्रेन बना सकते हैं इसीलिए। ठीक है, अब एक टर्म आती है आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है, जो आप पढ़ रहे हो ना अभी यही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि जो चार हमारे माइक्रोस्कोप टेट्राड बने हैं जब वो बनते हैं किससे बनते हैं फ्रॉम अ डिप्लॉयड पोलन मदर सेल या डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, क्योंकि जो स्पोरेंजियस के अंदर क्या होते हैं जो मदर सेल है ना जिसको हम पोलन मदर सेल या फिर क्या बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। ठीक है, तो जब उनमें क्या होगा डिप्लॉयड है तो हमें जो बनेगा पोलन ग्रेन वो क्या होना चाहिए हैप्लॉइड होना चाहिए। तो हैप्लॉइड होने के लिए क्या होगा उसमें मियोसिस होगा क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ऑलवेज वो क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या होगा बोल रहे हैं कि वो जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं जब उनमें मियोसिस प्रोसेस होगा थ्रू मियोसिस और होगा तो जो पोलन मदर सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी माइक्रोस्पोर बनाएंगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं एक डिप्लॉयड पोलन मदर सेल से या एक डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। राइट,
दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड द पोलन सैक ऑफ द एंथर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पोलन सैक क्या है? पोलन सैक एक बोरी है जिसमें खजाने को छुपाया जाता है। कौन सा खजाना है यहाँ पे? पोलन ग्रेन एक खजाना है। तो यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, जिससे आगे क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये उसी बोरी में हो रहा है, चुपके से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, पोलन ग्रेन्स बाहर ना चले जाए या कोई उसे उठा के ना ले जाए। वरना आपने पढ़ा था ना, पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट के साथ चला जाता है, उसके साथ चिपक के हवा में उड़ के चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक डिप्लॉयड पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्रा फॉर्म हो रहे हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है? पोलन सैक में होता है, राइट। एज द एंथर मैच्योर, अब जैसे एंथर मैच्योर हो गया, यानी कि सारा प्रोसेस हो गया, तो क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं वो डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, और वो क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्पोर फॉर्म अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी हमने पीछे डायग्राम देखा था ना, जो 4 टेट्रा बन रहे थे, वो किससे बने हैं? माइक्रोस्पोर से बने हैं, ठीक है। तो वो नहीं, जो माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे वो एक क्लस्टर में इकट्ठे आके 4 4 के सेल्स बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। एज द एंथर मैच्योर, अब जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि वो सूखने लग जाएगा, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर गेट्स डिटैच फ्रॉम ईच अदर, वो जो 4 बने थे टेट्राड, वो एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? पोलन ग्रेन्स बना लेंगे, राइट। आ रहा है ना समझ में? Each microsporangium consists of several thousands of the microspore और pollen grain। बोले कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? 1000 नंबर में, हजारों नंबर में माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब जो पोलन ग्रेन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, पोलन ग्रेन क्या होता है? ये मेल गैमेट है, ठीक है, यही जाते हैं ना ओवरी में एग के पास फ्यूज होने के लिए। तो ये क्या है? एक मेल गैमेट है। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और जो डायामीटर यानी कि जो इसकी लेंथ होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसमें क्या होती है? जो पोलन ग्रेन होता है ये 2 लेयर्ड होता है। इसमें कितनी लेयर्स होती है? इसके बाहर से 2 लेयर होती है, ठीक है। एक तो होती है आउटर लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर है। ये जो लेयर है ये बहुत हार्ड होती है, और ये किससे बनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एक्साइन, ठीक है। सबसे पहली लेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं एक्साइन। अब ये बहुत हार्ड लेयर होती है, ठीक है। ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, यानी कि इसको किसी का भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या करती है? रेजिस्ट करती है, और बहुत, चाहे बहुत हाई टेम्परेचर हो, ये उसको भी झेल लेती है। चाहे हम इसको ब्रेक करने के लिए कितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाइन कंडीशन दे दें, ये उसको भी झेल लेती है। या हम कोई भी एंजाइम दे दें इसको डिग्रेड करने के लिए, ये डिग्रेड नहीं होती है। तो क्या होता है? ये जो लेयर है पोलन ग्रेन की, इसीलिए जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये इजीली डैमेज नहीं होते हैं, इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन के आउटर लेयर की बात कर रहे हैं हम, जिसको एक्साइन कहा जाता है, जो कि किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। बहुत ही हार्ड लेयर होती है, और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। किसके लिए? चाहे हम कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लें, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज कर लें, तब भी डैमेज नहीं होगी। या हम कितना ही अच्छा एंजाइम दे दें इसको डिग्रेड करने के लिए, डिग्रेड नहीं होगा। या फिर कितने हाई टेम्परेचर पे इसको हम डैमेज करना चाहें, ये डैमेज नहीं होगा, ठीक है। ये तो थी आउटर लेयर। अब है इनर लेयर। इनर लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? इंटाइन। ये बहुत ही पतली लेयर होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस लेयर होती है, वो इरेगुलर होती है, यानी जो बीच बीच में से जो एक्साइन होती है ना हमारी, ये बीच बीच में से क्या होती है? टूटी हुई होती है, रेगुलर कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है। लेकिन जो इंटाइन है, इनर लेयर है, ये क्या होती है? थिन है, और ये कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे पूरा कवर करके रखती है पोलन ग्रेन को। एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, वो था स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ, और ये किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज, जो पत्तियां होती है ना, जो लीव्स होती है, सेल्यूलोज की होती है, तो आपको पता है, आप इजीली पत्तियों को तोड़ देते हो, है ना। तो इसीलिए ये लेयर क्या होती है? ज्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्साइन होते हैं ना, जो एक्साइन होते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन है। अब क्या होती है? इसकी जो इनर लेयर है, ये तो क्या है? इंटाइन है,
है ना, जो कि सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई है। अब जो आउटर लेयर है ये ऐसी होती है, देखो ये रेगुलर नहीं होती, मैंने आपको बताया ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होती, ये कैसी होती है, ऐसी होती है। अभी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक बार यहाँ देख लीजिए आप, इस तरह होती है, ठीक है। अब ये रेगुलर नहीं है, देखो बीच में क्या है, इसमें गैप है, कंटिन्यूअस लेयर नहीं है ना ये, गैप है इसमें, ठीक है। ये पोलन ग्रेन है आपका सबसे अंदर, एक मिनट रुक जाइए। हम्म, ये सबसे अंदर है आपकी पोलन ग्रेन, ये है आपकी इंटाइन अंदर की लेयर, जो एक सॉफ्ट लेयर है, ठीक है, थिन लेयर है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है लगातार। अब ये जो सबसे बाहर की लेयर है, जो कि बहुत हार्ड है, जो हाई टेम्परेचर से भी नहीं ब्रेक हो रही, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली से भी ब्रेक नहीं हो रही, ना किसी एंजाइम से डिग्रेड हो रही है, ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, यानी कि इसके बीच में क्या है, इस तरह से क्या है, अपर्चर हैं, होल्स हैं, गड्ढे हैं, गैप है। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं होल्स को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर। और ये किस में हेल्प करती है, इसमें हेल्प करती है कि जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये उनको क्या करती है भाई, पोलन ग्रेन को बाहर भी ले जाना है ना, तो ये क्या काम करती है पोलन, क्योंकि ये ब्रेक डाउन तो हो नहीं रही, हमने देखा कि ये जो लेयर है स्पोरोपोलिनिन से बनी है और ये किसी भी चीज से डैमेज नहीं हो रही है, तो पोलिनिन बाहर कैसे आएंगे, जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर कैसे आएंगे, वो इन अपर्चर के थ्रू आते हैं, ठीक है, वो इन अपर्चर के थ्रू बाहर जाते हैं। और इन्हीं अपर्चर को, यानी कि ये जो होल बने हुए हैं, जो गैप बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं जर्म पोर्स। क्या कहते हैं, जर्म पोर्स, वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, और यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, इसीलिए जो पोलन ग्रेन है वो इजीली बाहर चला जाता है, राइट। अब जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, तो वो टू टाइप्स के सेल फॉर्म करता है, उसमें दो टाइप के सेल होते हैं। उसमें से एक सेल को तो हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, एक को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि आगे कुछ जनरेट करेगा, ठीक है। अब वेजिटेटिव सेल्स देखो क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स बिगर होते हैं, बड़े होते हैं, रिजर्व अबंडेंट फूड, इनके अंदर लार्ज अमाउंट में फूड स्टोर होता है, एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब अभी और दूसरा सेल कौन सा होता है पोलन ग्रेन के अंदर, स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल होता है ना, ये क्या होता है, छोटा होता है। और ये क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल है, हमने पढ़ा वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसी के अंदर एक छोटा सा पाया जाता है जिसको कहते हैं जनरेटिव सेल। अभी बेचारा छोटा है तो पावर तो है नहीं कुछ, तो ये क्या करता है, जहाँ जो साइटोप्लाज्म वहीं पे जगह मिली है वहीं पे फ्लोट करता रहता है, ठीक है। अब देखो दोनों में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा, इट इज लार्ज एंड इरेगुलरली शेप्ड, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है। जो जनरेटिव का पढ़ा हमने पढ़ा है कि ये स्मॉल होते हैं साइज में, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। इट्स साइटोप्लाज्म इज लेस डेंस, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्यादा डेंस नहीं होता है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी इरेगुलर शेप का होता है, लार्ज होता है। और इसका क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप का होता है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि इसमें अबंडेंट अमाउंट में फूड रिजर्व रहता है, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में फूड रिजर्व रहता है। और इट डज हैव फूड रिजर्व, ठीक है। इसमें फूड रिजर्व बहुत कम होता है। इट डज नॉट डिवाइड फर्दर, जो वेजिटेटिव सेल है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, बड़ा होता है, इरेगुलर होता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता, तो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं करता है। एंड जो जनरेटिव सेल्स होता है, नाम से ही पता चल रहा है जनरेट कर रहा है, तो क्या जनरेट करता है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होती है, टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स, और इसमें दो मेल गैमेट बनते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि फ्लावर और सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज। इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो टू सेल, यानी कि जब दो सेल बन रहे हैं उसमें उस स्टेज पे वो झड़ जाते हैं, ठीक है। एंड इन रिमेनिंग 40% स्पीशीज, और जो बाकी की 40% जो बची हुई एंजियोस्पर्म प्लांट की स्पीशीज हैं, उनमें जो जनरेटिव सेल्स हैं वो डिवाइड कर जाते हैं माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट। और उनमें क्या होता है, उनके जो सेल्स हैं वो
आगे डिवाइड होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, और उनसे नए मेल गैमेट बनते हैं, तभी तो उनका नाम है जनरेटिव सेल, यानी कि आगे वो क्या कर रहे हैं, आगे वो मेल गैमेट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वेजिटेटिव सेल होता है इनमें कुछ नहीं होता। ये क्या करते हैं, स्टेज 2 के बाद, 2 सेल स्टेज जब आती है उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं या फिर पोलन मदर सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं, उनमें मियोसिस होता है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉयड एनएन कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये फर्दर डिवाइड करते हैं। अब माइक्रोस्पोर क्या बना देंगे, दोबारा हैप्लॉयड स्पोर्स बना देंगे, माइक्रोस्पोर बना देंगे, और ये चारों मिलके क्या बना देते हैं, माइक्रोस्पोर बना देते हैं जो कि टेट्राड है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्राड है ना, चार पाए जाते हैं वो मैच्योर होते हैं और एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन होता है और वो एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये तो देखो उन्होंने चार माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्राड्स दिखाए हैं, चार माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखा रखे हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन है ये, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर आपका क्या बना हुआ है, चार टेट्राड है, 1 2 3 4, राइट। अब इसमें देखिए क्या बोला है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब ये जो पूरी यहाँ से लेके 1 2 नीचे आ नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे लिया 3 4 5, ठीक है। ये जो पांच आपको दिखा रखे हैं ये बी पार्ट है, जिसमें इन्होंने क्या दिखा रखा है कि जो एक माइक्रोस्पोर है जब वो धीरे 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 मैच्योर होता है पोलन ग्रेन में, तो वो स्टेजेस दिखा रखी है, देखो हमने पढ़ी थी ना, ये एक क्या है, माइक्रोस्पोर है, ठीक है। मैच्योर हो रहा है ये पोलन ग्रेन में, तो देखो क्या होगा, एक न्यूक्लियस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, वैक्यूल बनते हैं, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल है ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे ये रहा, और ये क्या बन गया, एक यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये इसमें क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल हो रहा है ये, ठीक है। ये वैक्यूल तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मर्ज कर गए हैं, और ये एक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस जो बन रहा था ये दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। दो में डिवाइड हो गया, एक तो बन गया वेजिटेटिव सेल, एक क्या बन गया, पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल बन गया। अब वेजिटेटिव सेल में क्या हो रहा है, देखिए हमने पढ़ा था ना, जो इसका न्यूक्लियस है वो बड़ा होगा, ये वेजिटेटिव सेल है, इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्म क्या होगा, डेंसली कवर्ड नहीं होगा, तो वही सारा है। और जो जनरेटिव सेल है ये है एक जनरेटिव सेल, ये देखो इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है, उसी के बीच में क्या बन गया, एक उसी के बीच में एक जनरेटिव सेल बन गया, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो छोटा होगा, उसी के साथ ये फ्लोट करता रहता है। तो ये सारा आपको उसका एग्जाम्पल दे रखा है। और इसी के बाद हमने पढ़ी थी पोलन ग्रेन की दो लेयर होती है, एक होती है इंटाइन अंदर की लेयर, और एक होती है एक्साइन, ठीक है। इंटाइन हमने पढ़ी थी ना अभी, इंटाइन क्या होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है ना। और जो एक्साइन होती है, और इंटाइन लेयर किससे बनी होती है, सेल्यूलर और पेक्टिन से बनी होती है। जो आउटर लेयर है इसमें तो कंटिन्यूअस दिखा रखी है, लेकिन बीच में गैप होते हैं ना, इसके बीच में अभी मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाया था, इसके बीच में गैप होते हैं, ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती। और उन्हीं जो गैप होते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ से पोलन ग्रेन बाहर आएंगे, ठीक है। और वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनियन से बनी होती है, इजीली डैमेज नहीं होती है, ठीक है। ये आपका पूरा एक स्टेज दे रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं है, बस एक आपको ये दे रखा है, माइक्रोस्पोर दे रखे हैं। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो वो बता रहे कि जो पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर होते हैं तो वो किस में डिवाइड होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में। अभी डिवाइड कैसे होगा वो स्टेज दिखा रखी कि वैक्यूल है, ये वैक्यूल आपस में मर्ज करके एक वैक्यूल बन जाएगा, और जो ये जो न्यूक्लियस है इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल्स बन जाएंगे जो कि क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और डिवाइड होके वो क्या बना लेंगे, एक तो बना लेंगे वेजिटेटिव सेल, ये है वेजिटेटिव सेल, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये उसका न्यूक्लियस है जो बड़ा सा है, और इसी के न्यूक्लियस सॉरी इसी के साइटोप्लाज्म, जो वेजिटेटिव सेल है इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ तैरता हुआ में एक जनरेटिव सेल बन जाएगा जिसका छोटा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये आपका बहुत इजी सा डायग्राम दे रखा है। अब द वायबिलिटी ऑफ द, अब हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं सारा, है ना। तो देखिए क्या बोला है कि जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की आफ्टर दे शेड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि पोलन ग्रेन्स कब शेड कर जाएंगे प्लांट्स में से, ठीक है, यानी कि उनकी कितनी लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
और उनकी जो वायबिलिटी है वो डिपेंड, वो रेंज करती है, यानी कि वो 30 मिनट भी हो सकती है, यानी कि 30 मिनट्स में ही वो शेड कर सकते हैं, या कुछ मंथ भी वो ले सकते हैं। ठीक है। इन सम सीरियल्स सच एस राइस एंड व्हीट, यानी कि कुछ जो अनाज होते हैं जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, उनमें जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की, वो विद इन 30 मिनट्स ही वो शेड कर जाते हैं। ठीक है। और लेकिन जो कुछ लेग्यूमिनोसे होते हैं, जैसे कि जो आपका दाल वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और सोलेनेसी में मेंटेन वायबिलिटी फॉर 4 मंथ्स, उनमें जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की कुछ मंथ तक होती है, यानी कि उसके बाद ही वो शेड होंगे, झड़ेंगे। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जिक एंड ब्रोंकियल एफिक्शंस। हाँ, अब ये भी है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी किसी में क्या कर देते हैं, कुछ एलर्जीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, ब्रोंकियल वगैरह, मतलब कि उसमें क्या हो जाता है, जो ब्रोंकस वगैरह होती है उनमें इन्फेक्शन, उनमें एलर्जी हो जाती है, जिससे कि क्या होते हैं कुछ क्रोनिक यानी कि सीवियर डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अस्थमा हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वो कॉज कर देता है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशन, पोलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसके मार्केट में प्रोडक्ट्स भी आने लग गए हैं, किसमें, टैबलेट और सिरप्स की फॉर्म में। अब ये करते क्या है, दे क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, यानी कि जो घोड़े रेस में भागते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए ये उनको दिया जाता है। या जो एथलीट्स होते हैं ना, क्योंकि क्या है, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए उनको दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको बताया है कि इसकी जो एक्साइन है, जो आउटर लेयर है, ये क्या है, बहुत हार्ड है ना, स्पोरोपोलिनियन से बना होता है, तो इजीली डैमेज तो होगा नहीं, इसलिए इसको ईयर्स तक हम, मतलब काफी सालों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्रॉप ब्रीडिंग में प्रोग्राम्स में उनको, उनसे क्या करा सकते हैं आगे, मतलब कि फ्लावरिंग करा सकते हैं। ठीक है, और किस में इसको स्टोर करके रखा जाता है, इनको स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे, -136 डिग्री, सॉरी 196 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो जो होते हैं, ये हमने आज वो कंप्लीट किया। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि है गायनोशियम, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।